नमस्कार दोस्तों, जीएसटी में आपका स्वागत है। और हम लोग आज राज्य व्यवस्था के अंतर्गत नागरिकता का अध्ययन करेंगे, जबकि कल हम लोगों ने संघर्ष के राज्य क्षेत्र का अध्ययन किया। ठीक है, तो नागरिकता भाग 2 का विषय है। और भाग 1 में क्या है, कल आप लोगों ने पढ़ा था संघर्ष के राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या है, नागरिकता। उसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक है। ठीक, नागरिकता के जो प्रावधान हैं वो हम लोगों ने कहाँ से लिए हैं, तो ब्रिटेन से लिए हैं। ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन से। और स्वरूप क्या है, एकल नागरिकता। अब स्वरूप बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैं ये सब प्रारंभिक वीडियो में सब बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ दोहरा देता हूँ ताकि रिवीजन होता रहे आपका। और आपको भी चाहिए कि अगर शुरुआत के वीडियो आपने नहीं देखे तो जरूर देख लीजिए। देखिए, आपने पढ़ा था संघ, और मैंने आपसे कहा था संघीय राज्यों में क्या होता है कि दोहरी नागरिकता प्राप्त होती पाई जाती है। दोहरी नागरिकता का क्या मतलब है, यहाँ पर दोहरी नागरिकता का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति संघ का तो होता ही है नागरिक, साथ साथ अपने राज्य का भी होता है। मतलब अमेरिका में अगर आप देखेंगे तो अमेरिकी नागरिक अमेरिका का नागरिक तो है ही, चलिए ठीक है, लेकिन वो अपने राज्य का भी नागरिक है। तो वहाँ दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है नागरिकों को। जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हम सभी भारतीय नागरिक हैं। हम किसी भी राज्य में रहते हो उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो हमारे यहाँ संघीय ढांचा हमारा है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ एकल नागरिकता मिलती है। ठीक, नागरिकता के जो प्रावधान अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, जी आप जब देखेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये 1947 में जब हमारा बंटवारा हुआ तो उस समय नागरिकता को निर्धारित करने के लिए ज़्यादा आपको दिखाई पड़ेगा। ये अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 एक बार पढ़ लेते हैं। संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति का अधिवास भारत का है नागरिक होगा। मतलब कोई भी व्यक्ति, जो व्यक्ति भारत में अधिवास कर रहा है, निवास कर रहा है, रह रहा है, वो भारत का नागरिक होगा। यदि वह भारत में जन्मा हो तो भी नागरिक माना जाएगा, उसके माता पिता में से कोई जन्मा हो तो भी नागरिक माना जाएगा, या संविधान प्रारंभ होने से 5 वर्ष पहले अगर रह रहा हो साधारण तौर पर तो भी भारतीय माना जाएगा। तो आप देखिए क्लियरली आपको मिल जाएगा कि ये 1947 की स्थिति को ज़्यादा स्पष्ट कर रहा है। आमतौर पर आज की स्थिति में 5, 6, 7, 8 का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 9, यदि कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से स्वीकार कर लेता है तो उस व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त मानी जाएगी। अनुच्छेद 9 को ही कहा जाता है दोहरी नागरिकता से प्रतिषेध। मतलब कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, यदि वो दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो उसे भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा। वह व्यक्ति भारत की नागरिकता अपनी खो देगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हमारी नागरिकता एकल है, आंतरिक भी बाह्य भी। मतलब भारत में हम सभी भारतीय नागरिक हैं, एक तो ये पॉइंट है। राज्यों में विभाजित नहीं है, राज्य की कोई नागरिकता नहीं है, ये भी बात। दूसरी बात, हम अगर भारत के नागरिक हैं तो आप सोचे कि हम कनाडा की नागरिकता ले लें या अमेरिका की ले लें या इंग्लैंड की ले लें, तो वो नहीं। ठीक है, आप इसीलिए देखेंगे सुब्रमण्यम स्वामी साहब हैं, राहुल गांधी को बार बार इटली का बताने लगते हैं, इटली के नागरिक हैं, इटली के। वो क्यों बताने लगते हैं कि जैसे ही वो बताएंगे इटली के नागरिक हैं तो भारत की नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी और उनका जो संसदीय चुनाव वाला जो मामला है वो सब धराशायी हो जाएगा। ठीक है, तो ये उदाहरण आप समझ जाइए कि कोई भी व्यक्ति जो दूसरे देश की नागरिकता अर्जित कर लेता है भारत की नागरिकता खो देगा। ठीक है, आगे, प्रत्येक व्यक्ति को जो इस भारत के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन भारत का नागरिक है वह भारत का नागरिक बना रहेगा। मतलब कोई भी व्यक्ति जो इसके पहले उपबंध बने हुए हैं उसके अधीन अगर भारतीय है तो भारत का नागरिक बना रहेगा। हाँ, लेकिन उसका यह अधिकार संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन होगा। मतलब वो भारत का नागरिक आमतौर पर होगा, लेकिन संसद को भी पावर दी गई है कि वो अपना कानून बना करके उनको विधि के अधीन ला सके।
ठीक है, अब चलते हैं 11 की तरफ। संसद को विधि द्वारा नागरिकता संबंधी उपबंधों के विनियमन की शक्ति प्रदान किया गया है और इसके लिए भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया, जिसमें हाल ही में आप देखा कि 2019 में सीएए के रूप में एक संशोधन हुआ है ना। इस नागरिकता अधिनियम, अब देखिए आज जो नागरिकता की स्थिति है वो पूरी तरीके से इस अधिनियम से ही संचालित होती है, क्योंकि आपने देखा 5, 6, 7, 8 एक नज़र देख लीजिए, 5, 6, 7, 8 में वो प्रावधान नहीं है। वो जब हम आज़ाद हुए थे उस समय के लिए ये संदर्भगत था। अभी तो संदर्भ ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो आप इतना समझ जाइए कि ज़्यादातर जो निर्णय है वो यहीं से हो रहे हैं और इसके लिए पावर किसको प्राप्त है, तो संसद को प्राप्त है। ठीक है, अच्छा, इस अधिनियम से कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, तो 5 तरीके से, ये आपको याद रखना चाहिए। जन्म से, मतलब कोई व्यक्ति अगर भारत में जन्मा है तो भारतीय है। लेकिन यहां भी स्वतंत्रता के पश्चात बहुत सारी स्थितियां देखने को आपको मिलेंगी। मतलब जब हम आज़ाद हुए 15 अगस्त 1947, ठीक है, और 26 जनवरी 1950 मतलब संविधान लागू होने तक, वो आपने देखा कि उसके लिए आर्टिकल 5, 6, 7, 8 ज़्यादा कारगर है। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 5, 6, 7, 8 के मतलब आज़ादी के बाद और संविधान जब हमारा लागू हुआ तो आप यहाँ देखेंगे कि 26 जनवरी 1950 से लेकर के 1 जुलाई 1987 तक ऐसा प्रावधान रहा कि कोई भी व्यक्ति जो भारत में जन्म लेता है वो भारत का नागरिक होगा। लेकिन 1 जुलाई के बाद क्या कहा गया कि 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004, 3/12/2004 फिर प्रावधान को थोड़ा सा कड़ा किया गया। क्यों? क्योंकि जब हम आज़ाद हुए तब भारत और पाकिस्तान में अंतर कर पाना बहुत मुश्किल था। तो धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते गए तो हमने इसके प्रावधानों को कठिन किया। क्या कहा कि भाई जो व्यक्ति यहाँ जन्म लेता, जो बालक यहाँ जन्म लेता, उसके माता पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ क्या कहा गया, 3 दिसंबर 2004 के बाद की स्थिति ये है कि कोई भी बालक जो भारत में जन्म लेता है वो उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए। साथ ही साथ उसके कोई भी माता पिता में से कोई भी भारत में अवैध प्रवासी ना हो। मतलब ऐसा ना हो कि वीज़ा लेकर के यहाँ आए, यहाँ रहने लगे, फिर कोई पूछने वाला नहीं है, फिर जब उनके बच्चे ने जन्म लिया तो पता चला वो भारत की नागरिकता का दावा करेंगे। नहीं, तो आप देखेंगे तो यहाँ पर अवैध प्रवासी को मना कर दिया। तो आप ये देखिए जैसे जैसे आज़ादी से हम आगे बढ़ते हैं जन्म संबंधी प्रावधान कड़े किए गए, जो कि जरूरी भी था। और पहले भारत पाकिस्तान या भारत बांग्लादेश में आप उतना अंतर नहीं कर सकते थे, पता नहीं चलेगा कौन किधर गया कौन किधर आया, पता नहीं चलने वाला है। तो धीरे धीरे नागरिकता संबंधी प्रावधान ये कड़े किए गए। तो हालांकि आज ये मैंने आपको इसलिए बता दिया कि जानकारी जरूरी होती है। बाकी अगर आप प्रारंभिक परीक्षा के लिए या मुख्य परीक्षा के लिए इतना ही याद रखें कि कोई भी व्यक्ति अगर भारत में जन्म लेता है वो भारत का नागरिक माना जाएगा। जब आगे क्लियर करने की जरूरत पड़े तो आप बताइए कि 3 दिसंबर 2004 के बाद स्थिति ये है कि माता पिता में से भी कोई भी भारत में अवैध प्रवासी ना होना चाहिए। ठीक है, वंश क्रम से यहाँ पर भी 26 जनवरी 1950, यहाँ पे क्लियर कर दूं 1950, 26 जनवरी 1950 क्या स्थिति है कि माता पिता में से कोई भी अगर भारतीय है तो बच्चा भारतीय माना जाएगा। ठीक है, अब 3 दिसंबर 2004 के बाद क्या स्थिति है? 3 दिसंबर 2004 के बाद स्थिति ये है कि माता पिता में से कोई भी भारतीय होना चाहिए। इसके अलावा 1 साल के भीतर आपको नागरिकता का दावा करना पड़ेगा। जैसे कि वंशक्रम का क्या मतलब है? मान लीजिए कोई एक दंपति XY है और इनके बच्चे का जन्म हुआ X1 का, और इस समय ये भारत में नहीं है, भारत से बाहर है कहीं। अब भारत से बाहर है कहीं तो अब हम लोग को तो, भारत की सरकार को तो नहीं पता कि ये अब क्या यहाँ रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते हैं। तो ऐसे में ये किया गया कि XY को ये जरूरी किया गया
कि दूतावास पहुंचकर नागरिकता संबंधी प्रावधान 1 साल के भीतर वो कंप्लीट करा लें। ठीक है, ये 3 दिसंबर 2004 की स्थिति है, उसके बाद की स्थिति है। ठीक, कोई भी व्यक्ति अगर भारत की भौगोलिक सीमा के बाहर जन्म लेता है तो उसे साल भर के अंदर अपना नागरिकता संबंधी जो दस्तावेज है उसे कंप्लीट कराना पड़ेगा। ठीक है, दूतावास से। पंजीकरण से, कोई भी व्यक्ति जो भारत में 7 साल से रह रहा है या भारत में विवाह कर लिया है और 7 साल या उससे लंबे समय से रह रहा है और पिछले 1 साल से भारत में रह रहा है तो रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकता है। देशीकरण, कोई भी व्यक्ति जो 12 वर्ष से भारत में रह रहा है लेकिन पिछला 1 साल भारत में रहा है, मतलब 11 साल तो वो हो सकता है टुकड़े में रह ले, कभी 6 महीने, कभी 8 महीने, कभी 10 महीने, लेकिन पिछला 1 साल उसको भारत में ही रहना पड़ेगा, वो व्यक्ति देशीकरण के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अब देखिए सीए में क्या हुआ था, इसी 11 को घटा के 5 कर दिया गया था। ये वाला अभी भी लागू है, सीए में ये वाला लागू है, पिछले 1 साल से भारत में रह रहा हो लेकिन उसके पहले वो भारत में 5 साल रह चुका हो, वही किया गया है। क्षेत्र अर्जन से का क्या मतलब है? क्षेत्र अर्जन से मतलब है कि जब आप किसी क्षेत्र को अपने भारत में सम्मिलित कर लेते हैं तो उसे भी आप भारतीय मानेंगे, वहां के रहने वाले लोगों को भारतीय मानेंगे। जैसे कि आपको बताऊं कि गोवा, दमन दीव या पांडिचेरी, सब ये शुरुआत में भारत के अंग तो नहीं थे, ये तो बाद में शामिल हुए। तो जब ये भारत में शामिल हुए तो जब आप ये जमीन, ये भूखंड जब भारत में शामिल कर रहे हो तो इन यहाँ पर जो रहने वाले निवासी हैं इनको भी तो भारतीय कहना पड़ेगा, नागरिकता देनी पड़ेगी ना। तो इस तरीके से 5 प्रकार से नागरिकता संबंधी प्रावधान प्राप्त होते हैं। अच्छा, नागरिकता जरूरी क्यों है भाई? नागरिकता से क्या मतलब, कोई भी रहने लगे क्या दिक्कत है? नहीं, अब ध्यान दीजिएगा नागरिकता जरूर क्यों है, नागरिकता एक्चुअली में है क्या, इसको समझा कैसे जाए। देखिए, आप इस समय एक महामारी से जूझ रहे हैं, ठीक है। अब भारत सरकार पहले क्या चाहेगी कि भाई हम अपने नागरिकों को पहले वैक्सीनेट करें। आप भी सोचेंगे कि हम भारत सरकार की अगर नहीं मिल रही तो आलोचना करें, ठीक है। आप अपने अधिकारों का दावा करते हैं कि नागरिक होने के नाते, और कुछ अधिकार, मौलिक अधिकार तो ऐसे हैं कि नागरिक को प्राप्त हैं और विदेशियों या गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। 15, 16, 19, 29, 30, ठीक है, कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं। तो नागरिकता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके कुछ कर्तव्य हो जाते हैं देश के प्रति, और देश का कुछ कर्तव्य हो जाता है आपके प्रति। ठीक, अगर आपके मन में यह भाव है कि नागरिकता और राष्ट्रीयता एक ही चीज है तो जरा उसको भी देख लीजिए कि नागरिकता और राष्ट्रीयता एक ही चीज नहीं है। नागरिकता और राज्य, राष्ट्रीयता और राज्य। देखिए, नागरिकता जो चीज है वो किसी भी देश या यहाँ देश को राज्य मैंने लिखा है जानबूझ के, इस बात को मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ, राज्य और देश में क्यों ऐसा लिखा जाता है। पहले के वीडियो नहीं देखा तो उसको देखिए, क्रम से देखिए भाई। हर चीज हर समय नहीं बोली जा सकती क्योंकि फ्लो खराब होता है थोड़ा सा। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे कि राज्य के अगर कोई नागरिक है तो इनको कुछ अधिकार मिलेंगे, इनका एक कर्तव्य होगा कि भाई निष्ठा रखें बस, तो इनको कुछ अधिकार मिलेंगे, राज्य की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, अगर गरीब हैं, वंचित हैं तो बहुत सारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, है ना। और राष्ट्रीयता का क्या मतलब है? राष्ट्रीयता का यह मतलब है कि ये आप किस देश के हैं नागरिक, ये अंतर्राष्ट्रीय विधि के अधीन है। मतलब अगर कोई राज्य नागरिकता छीन रहा है, या आप ही भारत देश में आप देखते हैं कि रोहिंग्या का मामला काफी गर्म रहता है, ठीक है। तो रोहिंग्या का जो मामला है, आप उनको नागरिकता प्रदान नहीं करते, उनको राष्ट्रीयता नहीं देते हैं, तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय विधि के अधीन है। आप कभी देखिए कुछ देश ऐसे हैं जो कहते हैं आप कहीं भी रहें हम आपको अपना नागरिक मानते हैं, हम आपको अपनी राष्ट्रीयता पहचानते हैं,
तो देखिए, नागरिक होना अलग चीज है, अंतर्राष्ट्रीयता एक अलग चीज है। राष्ट्रीयता तो उस व्यक्ति के अंदर भी हो सकती है जो वर्तमान में वहां का नागरिक ना हो। ठीक है। तो नागरिकता में क्या है कि भाई कुछ राज्य की तरफ से आपको कुछ मौलिक अधिकार मिलते हैं, राज्य के आपके प्रति कर्तव्य कुछ निश्चित हो जाते हैं, नागरिक के भी राज्य के प्रति कुछ कर्तव्य निश्चित हो जाते हैं। तो नागरिकता और राष्ट्रीयता दो पृथक पृथक चीजें हैं। ठीक है। तो ये नागरिकता कितने प्रकार से पाई जा सकती है? तो 5 प्रकार से: जन्म से, वंश क्रम से, पंजीकरण से, देशीकरण से और क्षेत्र अर्जन से। मतलब कोई भूभाग अर्जित कर लिया है तो भूभाग पर रहने वाले नागरिक को भी आपको अपना देश का मानना पड़ेगा, नागरिकता देनी पड़ेगी। नागरिकता समाप्ति कैसे हो सकती है? भाई नागरिकता का आप स्वयं परित्याग कर दें कि भाई हमें नागरिकता अब यहाँ की नहीं चाहिए, हमने कनाडा की नागरिकता ले ली है, भारत की नागरिकता नहीं चाहिए। अच्छा, तो भारत का आपने त्याग कर लिया यहाँ पर। दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार करने पर, मतलब आपने कनाडा की नागरिकता जैसे ही स्वीकार की, आप जिस तिथि से कनाडा का नागरिक बने, तो आप भारत सरकार को सूचना दे या ना दे, लेकिन वो अपने आप ये जब भी जानकारी मिल जाएगी आपको, तब ही कनाडा का नागरिक माना जाएगा, भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। फिर आपने जैसे ही दूसरे देश की नागरिकता लोगे, अपने आप वो मतलब यहाँ कोई एप्लीकेशन नहीं लिखनी पड़ेगी कि हम नागरिकता छोड़ रहे हैं, एप्लीकेशन लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप घोषणा करेंगे, ठीक है, तैसे ही आपको छूट दे दी जाएगी। सरकार अगर आपका कुछ ऐसा आचरण देख रही है जो देश के विपरीत है, राज्य के विपरीत है, राज्य को नुकसान पहुंचाने वाला है, राज्य में आप निष्ठा नहीं रखते हैं, हाँ, श्रद्धा नहीं रखते हैं, संविधान के प्रति निष्ठा नहीं रखते हैं, तो हो सकता है सरकार वंचित भी कर दे नागरिकता से। ठीक है। अब एक पार्ट है दोहरी नागरिकता का, इसको थोड़ा सा देख लीजिए फैक्चुअल बेस पे। इसे आप ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया भी कहते हैं, और इसे लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश पर प्रारंभ किया गया। भारतीय संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा ये किया गया। इन्हें दोहरी नागरिकता तो दी गई, लेकिन इनको वोटिंग राइट नहीं दिया गया, इनको आरक्षण नहीं दिया गया, संवैधानिक पद के लिए दावा नहीं कर सकते हैं, और आरक्षण की अवसर की समानता का दावा नहीं कर सकते हैं। ये दोहरी नागरिकता क्यों दी गई? भाई देखिए, कुछ ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने बेहतर भविष्य की चाह में कभी देश को छोड़ करके दूसरे देश, अमेरिका खास तौर पे अमेरिका, कनाडा और वेस्ट इंडीज के जो देश हैं, कैरिबिया द्वीप समूह जिसको आप समझते हैं, हाँ, इंग्लैंड में भी काफ़ी बड़ी मात्रा में भारतीय हैं। ठीक है। तो कभी कभी आपके मन में भाव आ सकता है कि लो, जब हम गरीब थे, हमारे पास कुछ नहीं था, तो ये लोग नहीं इतना ध्यान दिए, अब आज बहुत आए भारतीय बनने, कभी कभी ये भाव आता होगा। लेकिन इस बात को ज़रा समझने की ज़रूरत है आपको कि हम उनको अगर इतने महत्व दे रहे हैं तो उसमें ज़रूरत सिर्फ उनकी नहीं है, हमारी भी है। क्या ज़रूरत है, ज़रा सा ध्यान दीजिए। जब आप देखिए पिछले साल अमेरिकी चुनाव जब हुए, ठीक है, तो अमेरिकी चुनाव से पहले ही आप देखेंगे कि जो भारतीय वोटर हैं उनको लुभाने के लिए अमेरिका में किस तरीके से भारतीय प्रधानमंत्री को बुलाया गया और आप देखेंगे सत्कार किया गया। ऐसा क्यों है? देखिए, ऐसा इसलिए है क्योंकि हम भारतीय जो हैं, भारत जो देश है, अभी उसे बहुत सारे निवेश की आवश्यकता है, इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। और इन्वेस्टमेंट आप किसी देश से यूं ही नहीं ला सकते, क्योंकि भारत के अंदर खुद में बहुत बड़ी समस्या है। अब कभी आप देखिए, कभी हम भाषावाद पे लड़ते हैं, कभी धर्म के नाम पे लड़ते हैं, मतलब, और जहाँ लड़ाई होता है वहाँ देखिए व्यापार नहीं हो पाता है। आप देखोगे जहाँ भी कानून व्यवस्था की समस्या है, आप देखेंगे व्यापार धीरे धीरे खत्म सा हो जाता है। अब ऐसे में जरूरत ये है कि विश्वास बहाली की आवश्यकता है। विश्वास बहाली में यही प्रवासी भारतीय ज़्यादा काम आते हैं। ये आएंगे, दौरा करेंगे, और देखिए मान लीजिए एक्स ये अमेरिका के हैं, वाई ये भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, तो इनकी कही हुई बात भले ही अमेरिका के नागरिक ना माने, मतलब भारत के प्रधानमंत्री की बात कही हुई अमेरिका के नागरिक भले ना माने, लेकिन इनका ही कोई दोस्त अगर अमेरिका में रह रहा होगा और वो कहेगा अरे परेशान मत हो यार, भारत अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो जरूर बात मान लेगा। ठीक है। तो इसलिए ये विश्वास बहाली बहुत जरूरी है। विश्वास बहाली के लिए आवश्यक है कि भाई प्रवासी भारतीयों को समेट करके रखा जाए। हाँ,
और ऐसा नहीं है, ये जो प्रवासी भारतीय हैं और वो भारत में भी बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसा भी है। और उनके जरिए भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आता है। अब सवाल ये उठता है कि प्रवासी भारतीयों को क्या ज़रूरत है, भारत के पक्ष में इतना क्यों बोलते हैं। अच्छा, उसको सुन लीजिए। प्रवासी भारतीय भारत के पक्ष में इसलिए बोलते हैं कि जब कभी दूसरे देश में इनका शोषण हो, इनको हाशिए पर डाला जाए, इनकी बात ना माना जाए, तो ये अपेक्षा रखेंगे कि भारतीय जो भारत सरकार है वो इनका मुखपत्र बने, वो इनके लिए बोले, वो इनके लिए कदम उठाए, वो इनके लिए वैश्विक मंचों पर बात उठाए। तो ये म्यूचुअल है, ऐसी बात नहीं है सिर्फ, और ये जरूरी भी है, अच्छी बात है। और इन्हीं सब संभावनाओं को देखते हुए आपको बताऊं कि 2003 में आप देखेंगे प्रवासी भारतीय दिवस मनाना शुरू हुआ 2003 से। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, क्या डेट है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो किसकी सिफारिश पे, लक्ष्मीमल सिंह की सिफारिश पर, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। हालांकि इनको मताधिकार नहीं है, इनको आरक्षण भी नहीं मिलता है, इनको अवसर समानता भी नहीं मिलता, ये असंवैधानिक पद के लिए भी नहीं चुनाव लड़ सकते, मतलब इस तरीके का कोई दावा नहीं कर सकते। ठीक, आपको जवाब देना है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। ठीक, तो ये रहा नागरिकता का छोटा सा पार्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपको बताऊं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ब्लॉग का लिंक आपको मिलेगा। उस ब्लॉग पे आप में से कोई अगर आपका इतिहास विषय है तो उस ब्लॉग पे जाएंगे तो आपको जो ऐतिहासिक स्थल हैं मैप में दिखाते हुए मैंने उसके बारे में बताया ब्लॉग में। अगर आप इतिहास के छात्र हैं तो आप देखेंगे यूपीएससी में 50 नंबर का अगर ये पूछा जाता है मैप भरने का और साइट दिखाने का, साइट के बारे में 30-35 शब्दों में लिखना भी होता है, तो उसको लिंक मैंने दे रखा है। एक बार ब्लॉग पर जाइएगा, देखिएगा, आपके लिए लाभकारी होगा। दूसरी एक टेलीग्राम का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुप पे जुड़ जाइए। ठीक है, और आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपने वीडियो के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत आभार आप सभी का।